नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नोमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे इनकम टैक्स की और उसके साथ साथ ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें किस किस के लिए क्या कुछ छूट है और कहाँ कहाँ पर आपको टैक्स देना ही होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मारूफ वकील रोहित वट साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं FCA जनाब प्रदीप कुमार वर्मा जी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रदीप जी, जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की तो सबसे पहला वास्ता किसी भी टैक्स पेयर का आपसे पड़ता है, तो हम उसमें ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं या माजूर अफराद की बात करते हैं, उनके लिए सरकार ने टैक्स में क्या कुछ छूट दी है? जी, उनके लिए छूट दी है। अगर आपकी एज 60 और 80 के बीच में है तो आपकी जो बेसिक लिमिट है वो बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। वैसे 2.5 लाख है, उसके लिए 3 लाख है। अगर आपकी 80 प्लस एज है तो 5 लाख है आपकी इनकम। प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 की इंटरेस्ट में छूट है। जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसके ऊपर जो बेनिफिट मिलता है वो 50,000 तक इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको 5 लाख से ऊपर इनकम है तभी टैक्स देना है। ये तो बुजुर्गों के लिए हो गया है और दिव्यांगों के लिए आपने बात की। अगर यही बुजुर्ग कुछ प्रॉपर्टी को बेचते हैं अपनी पुरानी, जैसे आमतौर पर बुढ़ापे में लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 3 साल से ज़्यादा की अगर होल्डिंग है उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का टैक्स लगता है और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सरकार ने इंडेक्सेशन की रेट, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स तय किए हुए हैं। 2001 को बेस 100 मान के आज की तारीख में 301 चल रहा है, तो 301 2000 में 100 था तो आज 301 है। मतलब कोई प्रॉपर्टी 2000 में खरीदी थी आपने और आज बेचेंगे तो जो उसका कॉस्ट अगर 1 लाख था तो आज 3 लाख हो जाएगा वो, और जो सेल किया उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा। ये सिर्फ बुजुर्गों के साथ है? नहीं, सबके साथ, सबके साथ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे उसने 1 साल 2 साल 3 साल रखी हो। अगर 3 साल से ज्यादा रखी है तभी मिलता है बेनिफिट। अगर 3 साल से कम रखा आपने प्रॉपर्टी तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उसमें आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, जो स्लैब आपका है उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी है, उन्होंने उसको लेट आउट भी नहीं किया, वो उसकी मेंटेनेंस करते रहे और उसके बाद 10-15 साल के बाद वो उसको बेचते हैं। अब उस पर उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्या टैक्स है? क्या प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो कैपिटल गेन टैक्स। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसा होता है कि लोग उसको लॉस में बेचते हैं कि हमने महंगी खरीद ली थी। तो इन केस ऑफ एनी लॉस और नो प्रॉफिट देयर इज नो टैक्स, यानी वहां उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, वहां उसके लिए छूट है। रोहित जी, जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के नोटिस की, क्योंकि आप लोगों का वास्ता तो ज़्यादातर जब भी पड़ता है जब नोटिस आ जाता है, तो नोटिस के साथ साथ एक तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब भी किसी को नोटिस आए तो वो पहला जो स्टेप है उसका वो क्या करे? सर देखिए, जैसे नोटिस जब आता है तो पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि यह नोटिस किस चीज़ के लिए आया है। क्या उसमें गवर्नमेंट ने आपसे मांगा है? क्या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपने अपनी टैक्स टाइम पे फाइल नहीं किया तो आप उसको फाइल कर सकते हैं और नोटिस का सुधार कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, आपने जो अपनी एसेट्स दिखाई हैं या अपनी सैलरी दिखाई है, अपनी कोई भी इनकम दिखाई है, उसमें कोई कमी पेशी है तो आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने असर्टेन किया है वह गलत है या हमारे से ये चीज़ छूट गई है। आप उस तरीके से उसको बता सकते हैं, उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी वह नोटिस के जवाब देने पे भी गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं होती और उस पर आपको आगे करने के लिए भेजती है तो आप कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने सारे साक्ष्य के साथ। इनकम टैक्स कमिश्नर अपील? बिल्कुल नहीं, पहले आपकी जो जाएगी वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाएगी। जब आपके कमिश्नर के पास से डिसीजन आता है और आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते तब आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं उसकी अपील के लेकर। तो इस तरीके से होता है कि आप अपनी पूरी जो भी आपने अपने एविडेंस है, आपके साक्ष्य हैं कि देखिए हमने तो इस तरीके से भेजा हुआ, ये नोटिस हमें गलत दिया गया है, अगर आप उसको प्रूव कर देते हैं तो आपका वो मैटर वहां खत्म हो जाएगा और उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। उसको आपको प्रूव करना होगा। प्रदीप जी, क्या कोई नोटिस का जवाब इंसान खुद दे सकता है इस लेवल पर? अगर आप टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप समझते हैं उस नोटिस के कंटेंट को, अगर आपको लगता है कि इस नोटिस में जो पूछा गया हम जवाब दे सकते हैं तो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। आपके तजुर्बे से आपका क्या तजुर्बा कहता है कि इंसान के पास नोटिस आया है तो क्या वो खुद उसका जवाब दे दे या बेहतर उसके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, बेहतर राय तो है कि अगर आप प्रोफेशनल से सलाह लेते हैं तो बिल्कुल सटीक उत्तर दिया जाएगा, और अगर खुद से आप आंसर करते हैं तो उसमें हो सकता है कि जो कानून के प्रावधान है
जो इनकम टैक्स के सेक्शन है वो ठीक से आपको नहीं पता और आप चूक और सकते हैं आप उसमें। चूक सकते हैं, उसमें रिप्लाई देंगे तो नया सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी अगर उसको प्रोफेशनली उसका जवाब दिया जाए तो काफी हद तक राहत की काफी हद उसमें तक बढ़िया। उम्मीद है। बिल्कुल। रोहित जी, अभी तक तो बात जब हम कभी भी टैक्स की करते हैं तो सबसे पहला वास्ता जो है वो क्या नाम है, सीए से पड़ता है। वकील की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि आप ऐसे वकील के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, तो वकील की ज़रूरत कहाँ पेश आ जाती है किसी भी व्यक्ति को? बिल्कुल सर, जैसे वकील की ज़रूरत आमतौर पे जब पड़ती है, जैसे आपने सुना हो इनकम टैक्स की रेड हो गई है। इनकम टैक्स की रेड कब होती है? जब आपने अपनी आय सही तरीके से नहीं बताई है या उसको बहुत ही कम मूल्यांकन कर, तो जब आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आता है या फिर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है जिसके तहत आपकी अरेस्ट भी हो सकती है, तब वकील का रोल आता है। उससे पहले तो जितना भी कार्य होता है वो सीए, हमारे सीए साहब कर देते हैं, रिप्लाई देना सारी चीज़ ज़्यादातर मूलतः सीए साहब करते हैं। लेकिन जब वह केस कोर्ट में पहुंच जाता है, कोई अरेस्ट हो जाती है और वो एक आईपीसी के प्रोविजंस के तहत चलने लग जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई, तो वहाँ पे एक वकील का रोल आता है, जो एक मूलतः हर केस में आता है अगर आपका इंडियन पीनल कोड के हिसाब से केस चल रहा है। लेकिन अगर आपका आईटी एक्ट के उस तहत भी है तो उसमें भी हमारी प्रोफेशनल उसमें लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है वकीलों की, कि आपके केस वो लड़ते हैं। ज़्यादातर सीए आपने देखे होंगे वो आपकी रिटर्न्स फाइल करते हैं। बहुत सारे सीए आजकल वकालत भी कर रहे हैं, वो आके आपके केस भी लड़ते हैं क्योंकि उनको इसकी नॉलेज ज़्यादा डेप्थ में होती है। लेकिन जो वकील उनकी करते हैं वो ज़्यादातर आपका नोटिस का जवाब देना, उधर से आपके आगे की चीज़ें आई हैं, कार्रवाई है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाना, आपके एविडेंस प्रोड्यूस कराना। तो एक लॉ का जो प्रोसीजर है उसमें आपका वकील, जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं, आप उसकी अपील में हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जब एक वकील का मूलतः काम आता है। लेकिन उससे पहले जो सीए की एक जिम्मेदारी होती है, कहाँ ऐसी चूक हो जाती है या कहाँ गलती हो जाती है क्लाइंट से या जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनसे, कि इतनी ज़रूरत पड़ती है कि उसको फिर वकील हायर करना पड़े? नहीं, इसमें चूक की बात यह है कि अगर क्लाइंट सारी इंफॉर्मेशन सही सही नहीं बताएगा सीए को तो वो गलती हो जाती है। वो तब बताते हैं जब नोटिस आती है, क्योंकि नोटिस आने के बाद उनको लगता है कि अच्छा एक और बैंक अकाउंट था हमारा जो हमने आपको बताया नहीं। तो ये गलतियां जब करते हैं क्लाइंट तो वो होती है। दूसरी गलती ये होती है कि गलती इसको नहीं कहें, फैक्ट्स है कि मान लो हमने आज इस साल बहुत अच्छा बिजनेस किया, अगले साल हमारा बिजनेस नहीं चला, तो हमारी मान लो टर्नओवर आधी रह गई। इनकम टैक्स ये नहीं मानता है कि तुम्हारी टर्नओवर आधी हो गई, तो जैसे ही हम टर्नओवर ड्रॉप करते हैं तो इनकम टैक्स सोचता है कि तुमने छुपा लिया, बाकी जो बिजनेस किया वो, ये बिजनेस किया वो बता दिया, बाकी बिजनेस नहीं बताया। जबकि हर बार ऐसा सच नहीं होता है, ये गलत फहमियाँ भी हो जाती है डिपार्टमेंट से। और आजकल तो सिस्टम से लड़ाई है, डिपार्टमेंट तो ठीक है जो करता है, आजकल मशीन से लड़ाई है। मशीन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल बन गया, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होने लगी, उसमें मशीन को तो जो कह दिया गया है वही वो प्रोसेस करता है। तो उसको कह दिया गया कि इतना ड्रॉप हो गया, अगर 20% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो इसकी स्क्रूटनी कर दो, तो वो कर देता है, स्क्रूटनी नोटिस बना आता है। बट मे बी देयर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेज अंडर विच ए बिजनेसमैन कैन डीप डाउन। तो वो चीज़ें हैं जहां दिक्कत होती है कि हम जब तक मैनुअल आपको नहीं समझाएंगे, या टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताएंगे कि साहब इनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये बिजनेस बढ़ा सकें इसलिए ड्रॉप हो गया, तो वो दिक्कत। मतलब इनका बिजनेस अगर खत्म हुआ है या कम हुआ है तो उसका रीजन है वो समझाना पड़ेगा उनको, समझाना पड़ेगा। नहीं तो वहां जो ऑनलाइन एक सिस्टम है उसके तहत आपको स्क्रूटनी करना पड़ेगा। मशीन को नहीं समझा सकते, मशीन को नहीं समझा सकते, आपको बाकायदा पूरी फाइल आपको बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जो है प्रोफेशनल लोगों से वास्ता रखते हुए उसको चलें, ताकि हमें आगे बढ़ने के बाद और सच बोलें सबसे ज्यादा, नहीं तो फिर आगे चल के वकील की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि सच, अच्छा हाँ, इसमें वकील की जरूरत की बात आप पूछ रहे थे, मैं बताऊं ट्रिब्यूनल तक तो सीए इज ऑथराइज्ड टू कंटेस्ट द प्लीडिंग, ट्रिब्यूनल तक जो है वो सीए ले सकते हैं। हाँ, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल तक कोई भी सीए अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। जैसे ही मैटर हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हमें वकील की जरूरत पड़ती है। कोर्ट का मतलब तो सीधा साधा है, वहां उनका एक अधिकार है, उनको वही बहस करेंगे। हाँ, वो उनका अधिकार है और उसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। किस तरह के ज्यादातर केसेस आते हैं, एक वकील के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह के ज्यादातर केसेस आते हैं इनकम टैक्स के मामले में? जैसे सर ने अभी बताया कि किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर कम हो गया है, अब सर ने बताया है कि आप मशीन से नहीं कर सकते, लेकिन उसमें क्या होता है जब आपका नोटिस आ जाता है, आपने कमिश्नर को, आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो चीज़ बता दी है, लेकिन आपके एविडेंस को नहीं लिया गया है,
ऑन रिकॉर्ड या आपके एविडेंस को नहीं माना गया है, तो आप इस तरीके के केसेस काफ़ी आते हैं कि जिसमें एक आपका नोटिस आया है, आपने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है, या आपका कहीं पे रिफंड जो पहले होता था, जैसे अब तो सर ने बताया रिफंड आ जाता है, पहले कई बार रिफंड अटक जाता था, काफ़ी टाइम तक रिफंड नहीं आता, तो उसकी एप्लीकेशन भी कोर्ट्स में जाती थी। उसके बाद आपके ऊपर गलत टैक्स लगा दिया गया है, आपका पैन कार्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि 2 पैन कार्ड, जैसे जो सर ने बताया था कि एक पैन कार्ड में दूसरे पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके थ्रू आपके ऊपर पेनल्टीज लगा दी गई है। क्योंकि गवर्नमेंट की पेनल्टीज क्या होती है, एक बार गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी तो आपको उसको वेव कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप वो नहीं कराते तो उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। तो आपको उस वक्त के लिए वहाँ पर कोई स्टे चाहिए होता है कि भाई इतने टाइम के लिए आप इसको रोक दिया जाए जब तक ये अंडर प्रोसेस है, अंडर स्क्रूटनी है। तो ऐसे केसेस ज़्यादातर कोर्ट में आते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। बाकी आपकी जैसे इनकम टैक्स, किसी ने कोई बिजनेसमैन है, सैलरीड क्लास के साथ क्या क्या मसला आता है सबसे ज्यादा? सैलरीड क्लास का एज सच कुछ नहीं आता, क्योंकि उनका जो टैक्स होता है वो टीडीएस में कट जाता है, तो उनका तो मेनली रिफंड का होता है। अगर उनका नहीं बन रहा है तो सैलरीड क्लास का इतना पंगा नहीं होता, ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं आता। एक बात कहना चाहूंगा जी। जी कि 2 तरह की बातें होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ। तो ट्रिब्यूनल तक जो मैटर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में डिसाइड हो गया, उसके लिए हाई कोर्ट एडमिट नहीं करती है केस कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स डिसाइड हो गया। अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, अगर कोई फैक्चुअल मैटर है, लॉ का मैटर है, लीगल मैटर है कि लॉ पॉइंट पे आपका डिस्प्यूट है, तब तो हाई कोर्ट एक्सेप्ट करती है। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ट्रिब्यूनल तक खत्म हो जाता है, वहाँ तक खत्म हो जाता वहाँ है। जरूर लेकिन Interpretation of law। अगर एक रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो किसी ने टैक्स अपनी आमदनी कम दिखाई, दौलत ज्यादा अर्जित कर ली, उस सिचुएशन में आप समझ गए होंगे कि आजकल वो केस जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। लेकिन उस सिचुएशन में जब उस पर रेड होती है और उसकी जो संपत्ति है वो जब्त की जाती है, वो पैसा जो है वो जब्त किया जाता है, उसमें कितना पैसा उसको मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के लिए सरकार ने बेनामी एक्ट कानून लाया है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लें और आप चैन से बैठें, क्योंकि बेनामी एक्ट में ये प्रोविजन है। बेनामी एक्ट आप समझ रहे हैं या मैं कुछ बताऊं? बिल्कुल बताइए, हमारे नाजरीन तक। बेनामी एक्ट ये होता है कि पैसा आपका है, प्रॉपर्टी हमारे नाम है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारा इनकम स्टेटमेंट इतना नहीं है कि हम ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट हमने खरीदी है। पैसा कहां से है? पैसा आपने दिया है, तो ये आपका बेनामी हो गया, ये प्रॉपर्टी आपकी बेनामी हो गई, और ये प्रॉपर्टी सरकार इसको कब्जा करेगी। पहली बात तो कि पूरी इनकम पे टैक्स लेगी। जो पैसा आपने हमको दिया खरीदने के लिए, उस पर आपने टैक्स नहीं दिया तो वो टैक्स लेगी, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है सरकार। ये बेनामी के लिए सरकार ने बहुत एग्रेसिवली काम किया है। अभी इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट ही अलग बन गया है जो पूरा बेनामी एक्ट देखता है। तो इसीलिए आप कोई भी चीज छुपा करके संपत्ति नहीं बना सकते, जितनी आपकी आमदनी है उसी के हिसाब से आप संपत्ति बना सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत डिस्पैरिटी है इस मामले में, लेकिन सरकार कर रही है अपने ढंग से कार्रवाई, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। दे आर डूइंग वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा कहा कि ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अभी रिसेंटली जो एक नई चीज़ ऐड हो गई है कि जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स अब आने वाला है उसके ऊपर। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये हर सामीन को जानना चाहिए कि ये क्या होता है जी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ये होता है कि अब सरकार ये चाहती है, हमारे वजीर खजाना ये चाहते हैं कि आप कैश में काम ना करो, बैंकिंग चैनल के थ्रू काम करो। लेकिन अभी भी लोग जो है मानते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमारे वजीर खजाना ने ये किया कि बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया। कैश ट्रांजैक्शन टैक्स ये है कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स एसएसी हैं, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, तो 1 करोड़ से अधिक जो भी पैसा निकालेंगे बैंक से आप उसके ऊपर 2% आपका टीडीएस कट जाएगा। 2% टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप 1 करोड़ से ऊपर कैश का व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब आप कैशलेस रेजिम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी। ये इनकम टैक्स पेयर के लिए है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो 20 लाख से भी ज्यादा निकालेंगे तो 2% लग जाएगा आपको टैक्स। यानी जो टैक्स नहीं देते उनको ज्यादा सुनना चाहिए। उतना ही नहीं, अगर आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा निकालेंगे तो 5% टीडीएस कटेगा आपका। 1 करोड़ से ऊपर अगर आप विदाउट रिटर्न फाइलिंग कैश निकालते हैं बैंक से तो 5% टैक्स विल बी लेविड ऑन यू। जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं रिटर्न फाइल नहीं करते उनके लिए, जो रिटर्न फाइल करते हैं उनका 2%, उनका 2%, लेकिन 1 करोड़ के बाद, 1 करोड़ के बाद, और यहाँ 20 लाख पे ही 20 लाख पे शुरू हो जाएगा 2%। जो लोग 1 करोड़ से ऊपर 5%,
यानी आप अगर स्लैब में नहीं भी आते, जब भी आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके और बेनिफिट्स क्या हैं? ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपने बताया कि वो 1 करोड़ तक ले सकता है। फिर भी एक जो आदमी रिटर्न फाइल कर रहा है, चाहे वो स्लैब में नहीं भी आता, तो उसको फिर क्या और बेनिफिट्स मिल देखिए, सकते हैं? आपको रिटर्न फाइल करने से आपकी असेट्स लायबिलिटी डिफाइन रहती है कि क्या आपकी आमदनी है, क्या आपका असेट्स है, क्या लायबिलिटी है। आप लायबिलिटी है, आपने लोन लिया है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप जब तक बताएंगे नहीं, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि हमको इतना नुकसान हो गया, इतना इंटरेस्ट पे कर दिया, हमने इतना लोन ले लिया है, हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके अगेंस्ट लोन है, ये हमारा पैसा नहीं है, तो सरकार को कैसे पता लगेगा? इसीलिए रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। रिटर्न फाइल करें और सब कुछ डिस्क्लोज करें, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया। अब वकील साहब से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कहां कहां डरने की जरूरत नहीं है और किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा कॉन्शियस रहना हर टैक्स पेयर के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, आईटीआर फाइल करना, जैसे सर ने बताया कि आईटीआर फाइल करना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि उस पर आपका टैक्स लग रहा है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप जीरो टैक्स की फाइल करें, उससे आपकी एसेट लायबिलिटीज डिफाइन हो जाएंगी और उसमें आपको आगे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपको कभी कोई लोन लेना है तो एक आपको कभी कहीं पे भी अपनी सैलरी स्लिप नहीं दिखानी पड़ेगी। आपकी आईटीआर जा रही है, चाहे आप स्लैब में नहीं आते हो टैक्स पेइंग में, तो एक आपका डिफाइंड हो जाता है कि ही इज अ रेगुलर इनकम अर्नर। तो उनकी रेगुलर आईटीआर जा रही है तो ही कैन रीपे द लोन, तो आपको एक लोन लेना आसान हो जाता है और ये सारी चीज हो जाती है। अब यानी जब हम किसी भी इंसान की इनकम की बात करते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, तो हमारी जो आईटीआर है ये एक सबसे बड़ा प्रूफ होती है। बिल्कुल, और इसकी बुनियाद पर आप लोन ले सकते हैं। हाँ, इससे ये पता चलता है कि यह व्यक्ति धरातल पे है, ये कहीं हवा में इसका कुछ ऐसे बनाया नहीं हुआ पुलिंदा, इसके पास एक बेस है और ये एक रेगुलर काम कर रहा है जिसमें ये आगे प्रोग्रेस करके इसको बढ़ा भी सकता है। तो अगर वो है तो उसकी एसेट्स डिफाइंड है, उसकी लायबिलिटीज डिफाइंड है, तो उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है उसका सिविल स्कोर क्या है, उसको लोन दिया जा सकता है, वो चुका पाएगा या नहीं, उसकी क्षमता है नहीं। तो आईटीआर फाइल करना बहुत ही बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। कोई व्यक्ति आईटीआर करता है फाइल तो उसको गवर्नमेंट से फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे सर ने बताया। अगर वो विड्रॉल कर रहा है तो टीडीएस का बताया, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके साथ आईटीआर। लोग डरते हैं कि अगर हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, या अगर हम टैक्स बिना टैक्स दिए कैसे आईटीआर फाइल करें। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप टैक्स दें। अगर आप 2.5 लाख की स्लैब से नीचे हैं, आपकी आमदनी उससे कम है, तो भी आप आईटीआर फाइल करें, आपको उसमें टैक्स नहीं बनेगा, पर आप अपनी लायबिलिटीज डिफाइन कर देंगे कि ये हमारी एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है। आईटीआर फाइल जरूर करें। प्रदीप जी, क्या कोई व्यक्ति बगैर किसी सीए की मदद के क्या खुद आईटीआर फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग पोर्टल है, ई फाइलिंग पोर्टल पे उनका फॉर्म दिया हुआ है हर तरह के एसएससी के लिए। आप उस पर लॉग इन करें, आप फॉर्म सेलेक्ट करें, अपना ब्यौरा भरें और सबमिट कर दें। कोई जरूरत नहीं है किसी सीए वकील की, लेकिन सावधानी यह रखनी है कि आप गलत ना भरें, गलत ना भरें। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंसान खुद भरने के चक्कर में कहीं फंस ना जाए। यस, बिल्कुल। और जो न्यू रिजीम बनाई है, टैक्स स्लैब बनाई है, इसमें तो इजी इतना कर दिया गया क्योंकि आपकी डिडक्शंस कोई है नहीं, तो आपकी जो ग्रोस इनकम आप उसमें डाल के आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं। पहले जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे था उसमें आपको डिडक्शंस दिखानी पड़ती थी, जो मूलतः एक आम नागरिक को पता नहीं होता था क्या क्या चीज़ डिडक्ट हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ एग्जम्प्ट हो सकती हैं। तो पुराने रिजीम से जाता था तो उसको एक सीए की, एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती थी अपनी आईटीआर बनाने के लिए। नए रिजीम के अंदर आपका जो भी इनकम आई है वो आप डालिए, उसमें आपकी डिडक्शन है नहीं, आपकी जिस स्लैब के अकॉर्डिंग जाती है आप करके उसको फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। ट्रेडिशनल और न्यू रिजीम के बारे में प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ 2 बड़े वर्ग हैं, एक तो सैलरी क्लास और दूसरा है हमारे बिजनेसमैन। दोनों के लिए कौन कौन सा रिजीम सबसे बेहतर रहेगा आपकी नजर में रहता है? देखिए, जो 10-12 लाख सैलरी के रेजिम में हैं उनके लिए न्यू सिस्टम ठीक है, लेकिन अगर आप 12-15 लाख से ऊपर चले जाते हैं इनकम सैलरी में भी, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। एक तो इसमें यह है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आप करेंगे तो एक तो आपकी सेविंग नहीं हो रही है, दूसरा आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। न्यू रेजिम में कोई इन्वेस्टमेंट का छूट नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहतर यह है कि आप अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको न्यू रेजिम में जाना है कि पुराने रेजिम में जाना है। बिजनेसमैन को खास तौर से इस बात का तवज्जो देना पड़ेगा कि मैं किस रेजिम में रहूं, क्योंकि उनको ज्यादा मौका नहीं है इधर उधर करने का। एक ही मौका है, एक ही मौका है, एक ही मौका है जाने का। हाँ, तो उस सेलेक्ट करने में उनकी प्रोफेशनल से मदद लेनी अच्छा होता है, क्योंकि ये एडवाइस टैक्स प्लानिंग तो प्रोफेशनल बता देंगे उनको कि आप किस रेजिम में रहें, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। अदरवाइज क्या है कि पुराने रेजिम में बिजनेसमैन को ज़्यादा अच्छा लगता है और सैलरी क्लास को जो एक
लिमिट तक सैलरी है उनके लिए नया रेजिम ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हर बार ये बात होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ और बेहतर होना चाहिए, और हमेशा हमारे संविधान में भी है कि जब भी जो ज़रूरत पड़ी है उसको ऐड ऑन किया गया है, उसको लाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ नई चीज़ें और ज़रूरी हैं इनकम टैक्स के इस पूरे मरहले को आसान करने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अच्छा सवाल इसलिए है कि देखिए 2.5 लाख का जो हमारा स्लैब है वो बरसों से चला आ रहा है, कम से कम 6 साल से तो चला आ रहा है। अब हमारे वजीर खजाना क्या करते हैं कि बेसिक लिमिट तो बढ़ाते नहीं हैं और वो टैक्स में छूट दे देते हैं। अब इसका एक आप विडंबना देखिए कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम नहीं है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हमारे वजीर आजम ये प्रचार करते हैं कि भाई ठीक है नहीं टैक्स लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है नहीं टैक्स लगेगा, लेकिन जैसे ही 5,01,000 आप हो जाएंगे तो पूरे 2.5 लाख पर टैक्स लगेगा। तो सर वो तो लगेगा ही, जब उसका नतीजा क्या हुआ ऊपर हो गया कि हमारी इनकम 1,000 बढ़ी और टैक्स देना पड़ा हमको 12,500। ठीक है, तो हमारी ये गुजारिश है या हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बेसिक लिमिट जो 2.5 लाख है उसको बढ़ा के आप 5 लाख कर दें, तो 5 लाख से ऊपर जो जिस स्लैब में जिस इनकम स्लैब में आएगा उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि एकाएक आप ये देखें कि 2.5 लाख तक छूट नहीं है, 5 लाख तक भी टैक्स रिबेट दे दिया आपने, टैक्स रिबेट के बजाय बेसिक एग्जम्पशन बढ़ा दें, उससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगा। यानी जो बेसिक लिमिट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं? ये सुधार की जरूरत है और ये हमारे सदर रियासत को सोचना चाहिए कि इसको अमल में लाया जाए। बिल्कुल जरूर सोचा जाएगा। एक एक्सपीरियंस लोग होते हैं और प्रोफेशनल लोग होते हैं अपनी फील्ड के, वही मिलकर ये आम आदमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि 2.5 लाख आज की तारीख में कुछ नहीं होता। 2.25,000 भी नहीं हुआ इनकम, किसका घर चलता है 25,000 में? बिल्कुल सही कहा। तो आप ये देखें कि आम आदमी जो एक कमाता है और खाता है, एक परिवार है, 4 आदमी का परिवार है, 25,000 में उसका चूल्हा भी नहीं चलता। सही बात। बाकी 10 जरूरतें हैं उसकी, मेडिकल खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, उनके कपड़े लत्ते हैं, उनका शादी ब्याह है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो आप अगर बेसिक लिमिट बढ़ाएंगे तो इससे बहुत बड़े वर्ग को फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर सुने जाएंगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हुकूमत जो है वो पेशरफ्त करने की पूरी कोशिश रहेगी। रोहित जी से मैं एक ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप कितने मुत्तफिक हैं सर की इस बात से? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल मैं भी कहना चाहता था कि जो बेसिक लिमिट है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे एक आम, क्योंकि हमारा भारत की जो पॉपुलेशन है वो मीडियम क्लास ज़्यादा है, जिन लोगों की आय 25 से 30,000 40,000 मंथली होती है, तो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक वो सेविंग कर पाएंगे, दूसरा वो प्रोग्रेसिव, वो आगे सोचेंगे कि अगर हम 40 से 50 पे भी जाते हैं तो हमारे पास टैक्स सेविंग के ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर ये 2.5 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दिया जाए बेसिक स्कीम, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी सरकार को भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि वो टैक्स पे करने की उनकी आदत बढ़ जाएगी। जैसे हमने कहा टैक्स ना पे करेंगे तो ITR फाइल करने की उनकी एक आदत पड़ जाएगी। अभी लोग कतराते हैं, उनको लगता है कि यार हमारी 5 लाख जैसे सर ने बताया 1,000 इनकम है, हम टैक्स अगर ITR फाइल करेंगे तो हमारा टैक्स लग जाएगा। लेकिन जब वो 5 लाख तक की छूट मिल जाएगी उन्हें, तो वो ITR फाइल करना शुरू करेंगे। जैसा आपने देखा पिछले साल से अब तक 4.5 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों ने ज़्यादा टैक्स फाइल किया है। तो ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है हमारी गवर्नमेंट की। जैसे ओल्ड ट्रेडिशनल में और नए वाले में एक यही अंतर था कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे था उसमें आपको सेविंग करना सिखाया गया था गवर्नमेंट के लिए। आप देखिए भारत में कभी आपने सुना था लास्ट टाइम अमेरिका में रिसेशन आया था, तो भारत में उसका इफेक्ट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी सेविंग होती थी। तो लास्ट जो हमारा पहले का ट्रेडिशनल वो था वो सेविंग को बढ़ावा देता था। अब हमारा जो है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव किसने है कि आप कुछ कमा रहे हैं उसको आगे लगाएं, आप सेव कम करें, आप उसको आगे लगाएं, अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपने काम को ग्रो करें, आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ें। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आप आगे कमाएंगे, उतना ज्यादा गवर्नमेंट के पास आएगा, आपके पास आएगा। तो जो न्यू अप्रोच है वो एक तरह से एग्रेसिव या रिग्रेसिव बोल सकते हैं कि उसको आगे बढ़ाने के लिए। पुरानी थोड़ी सी ट्रेडिशनल वे था, उसमें यह था कि आपको सेविंग को ज्यादा महत्व दिया गया है कि एक व्यक्ति के हाथ में पैसा आमदनी इतनी होनी चाहिए, कभी कुछ हो तो ये। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये अगर इस तरह की कोई छूट दी जाती है, जैसे आपने कहा कि स्लैब को जो है वो इतना कर देना चाहिए, क्या इस छूट से जो टैक्स पेयर की तादाद है, जिस तरीके से अभी रोहित जी ने बताया कि करोड़ों की तादाद में फिर वो बढ़ी है, 3-3.5 करोड़ लोग जो हैं वो फिर उन्होंने ITR अपनी भरनी शुरू करी, तो क्या आपको लगता है इस तरह की जब छूट दी जाएंगी तो और भी ये तादाद बढ़ेगी टैक्स पेयर्स की? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी जो मैं बताता हूं। इनकम टैक्स फाइल करने की जो कंपल्सन है वो 2.5 लाख तक है, लेकिन आपने छूट 5 लाख तक दे दी है। तो जब आप स्लैब बढ़ाएंगे ना तो लोगों की तादाद में कोई कमी नहीं आएगी, लोगों की तादाद भी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम अब लोगों की बढ़ने लगी है, बहुत बढ़ने लगी है। लोग ये सोचते हैं कि हम रिटर्न फाइल करें, जरूर करें,
लेकिन टैक्स पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी कि सरकार हमसे अपेक्षा करती है। तो वो स्लैब बढ़ाने से लोगों का ये होगा कि इतना उनकी रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ जाने से उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी तो उनका भी ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होगा तो रिटर्न क्यों नहीं फाइल करेंगे? यानी जो हम कहते हैं ऑल राउंड पूरे तरीके से जो डेवलपमेंट होता है वो होगा। बिल्कुल। यानी हमागीर तरक्की इंसान की होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर और ज़्यादा सहूलत दी जाए लोगों को, और इससे टैक्स पेयर की तादाद भी बढ़ेगी और देश के लिए वो हर तरह से फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है अब अगले बजट में ये गौर किया जाएगा और इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा ताकि और भी बेहतर इसको किया जा सके। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों मेहमानों का कि आपने अपने तजुर्बे से आज के इस मौजू के ऊपर रोशनी डाली और हमारे नाजरीन ने भी आज की इस पेशकश से इनकम टैक्स से मुताल्लिक जो अहम नुकात हैं उनको समझा होगा, उनको जाना होगा। हमारे इस प्रोग्राम से मुताल्लिक आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है अपना मुल्क अपना आइन @gmail.com। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। इंसान मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे आप देखते हैं धारावाहिक कोरस। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र। देखिए कोरस के पूरे हफ्ते के एपिसोड बैक टू बैक हर शनिवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप देखते हैं धारावाहिक बालकृष्ण। वही करेगा जिसका तू मामा होगा। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र। देखिए बालकृष्ण के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर रविवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की